नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360। वर्ल्ड 360 में आज हम आपके लिए लाए हैं म्यांमार के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण। आखिर क्यों बार बार म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट होता है? आखिर किस तरीके से म्यांमार विश्व के अन्य देशों से अलग है? म्यांमार की भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति क्या है और कैसे शांति का प्रतीक कहे जाने वाला म्यांमार वर्ष 2017 के बाद से एक ऐसे कलंक से जूझ रहा है जिसने उसकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तार तार करने का काम किया है। कहानी उस बात की भी होगी कि कैसे एक महिला इस देश की नायिका बनी जिसे 20 साल तक अपने ही घर में कैद में रहना पड़ा और कैसे समय का चक्र घूमकर एक बार फिर म्यांमार को वहीं लेकर आ गया जहां आजादी के बाद यह देश खड़ा था। तो संपूर्ण विश्लेषण म्यांमार का हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि म्यांमार से कि आखिर म्यांमार है कहां विश्व के नक्शे पर। ये जो देश म्यांमार है ये आपको कहां नजर आता है? इसके आसपास के कौन से देश हैं और कैसे इसके आसपास के देशों के लिए म्यांमार भले ही छोटा हो लेकिन भौगोलिक रूप से, रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि म्यांमार आखिर है कहां। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 6,78,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह म्यांमार की भौगोलिक संरचना हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। दरअसल म्यांमार के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर भारत आता है। उत्तर पूर्व की सीमा म्यांमार की भारत से लगती है, जिसमें मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जो भारत के हैं वो इस सीमा से सटते हुए नजर आते हैं। तो वहीं बांग्लादेश से भी जो है साफ तौर पर म्यांमार की सीमा लगती है। बांग्लादेश का चिटगांव वो राज्य जिससे म्यांमार की सीमा लगती है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर में म्यांमार की सीमा जो है वो तिब्बत और चीन के यूनान प्रांत से हमें लगती हुई नजर आती है। यानी एशिया में म्यांमार की स्थिति, इससे आप समझिए कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है म्यांमार साफ तौर पर। इसके अलावा अगर बात करें दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड दो ऐसे देश हैं जिससे म्यांमार की सीमा जो है वो लगती है। तो ये तमाम देश हमने आपको बताए जिससे म्यांमार की सीमा लगती है। तो वहीं तट रेखा की बात करें म्यांमार की, तो 1930 किलोमीटर की म्यांमार की तट रेखा है और समुद्री इलाका है जो कि इस देश की कुल जो हिस्सा है उसका तकरीबन 60% के आसपास नजर आता है। म्यांमार को आमतौर पर एक शांत देश माना जाता है, लेकिन साल 2017 के बाद इस देश पर एक ऐसा कलंक लगा जिसने इस देश की संपूर्ण विश्व में आलोचना कराई। क्या है वो कलंक, ये हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए आज हम आपको बताएं कि म्यांमार आखिर विश्व में अलग कैसे है। वो कौन सी बातें हैं म्यांमार की जो उसे विश्व के अन्य देशों के मुकाबले अलग बनाता है। तो इस पर नजर डालने के लिए सबसे पहले देखिए 79% जो जनता है म्यांमार की वो बौद्ध धर्म की अनुयायी है। भारत से जिस बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई उसका प्रचार प्रसार म्यांमार तक हुआ और वहां की 79% जनता जो है वो बौद्ध धर्म को मानती है। इसके अलावा अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें म्यांमार की, तो रेगिस्तान के अलावा इस देश में सब कुछ है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सबसे अहम योगदान है। तकरीबन 60% म्यांमार की जीडीपी जो है कृषि क्षेत्र से आती है। म्यांमार के चावल जो हैं वो पूरे विश्व में आयात किए जाते हैं। सबसे मशहूर है म्यांमार के जो चावल हैं वो। इसके अलावा एक अलग सी बात म्यांमार की वो ये है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन और फिर जन्मदिन के दिन म्यांमार में जो लोग हैं वो बाल नहीं कटवाते हैं। है ना, ये कुछ अलग सुनने में, लेकिन यही है जो म्यांमार को विश्व के अन्य देशों से अलग बनाता है। म्यांमार में $1 की कीमत जो है वो तकरीबन 1600 से अधिक जो है म्यांमार की जो स्थानीय करेंसी है क्वात उसके आसपास नजर आती है। म्यांमार की जो स्थिति है, खास करके जो मुद्रा की स्थिति है म्यांमार की वो। लेकिन आखिर कैसे म्यांमार एक ऐसा देश जिस पर कभी अंग्रेजों ने शासन किया
फिर उन्हें हराने के लिए म्यांमार के स्थानीय लोगों ने जापान से मदद ली और जापान के सहारे अंग्रेजों को म्यांमार यानी उस समय के बर्मा से निकाला गया। लेकिन उसके बाद बर्मा में जब जापान का शासन हुआ तो उसके बाद स्थानीय लोग जापानी शासन का विरोध करने लगे और एक बार फिर अंग्रेजों की मदद लेकर म्यांमार को आजाद कराया गया। क्या रहा है म्यांमार का इतिहास, आइए जरा अब आपको संक्षिप्त में हम म्यांमार के इतिहास से भी परिचय करा दें। 1937 में भारत से अलग होकर अंग्रेजों की क्राउन कॉलोनी म्यांमार जो है वो बनी। इससे पहले म्यांमार, जिसे अब हम म्यांमार कह रहे हैं, उसे बर्मा कहा जाता था, जो भारत का हिस्सा था। 1942 में जापान का बर्मा पर कब्जा हुआ। जापान ने आक्रमण किया जब अंग्रेजों की वहां पर हुकूमत थी और म्यांमार को अपना हिस्सा बनाया। लेकिन इसके बाद म्यांमार की स्वतंत्रता के लिए बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी का गठन किया गया और उसकी मदद से ये जो हमला किया गया, और यही आर्मी आगे चलकर AFPFL यानी आर्मी एंटी फॉस्टिक करके एक संस्था बनी। इसके अलावा अंग्रेजों को बेदखल कर जापानी शासन की 1940-45 के करीब 45 में पूर्णतः जो है वो शुरुआत हुई। लेकिन फिर 1945 में ब्रिटेन ने AFPLF की मदद से जो है वो फिर से जापान को सत्ता से बेदखल किया और आंग सांग के नेतृत्व में, आंग सांग ये नाम याद रखिएगा, आगे चलकर इस नाम को हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आंग सांग के नेतृत्व में म्यांमार में अंतरिम सरकार बनी और फिर 1947 में आंग सांग की ही हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद म्यांमार के उस समय के उनके प्रतिपक्षी नेता युआन पर लगता है और 1948 में आंग सांग की हत्या के बाद म्यांमार जो है वो ब्रिटेन के आधिपत्य से भी मुक्त होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है। AFPFL की सरकार बनती है और जिन पर आरोप आंग सांग को मारने का था यानी कि युआन, वो वापस म्यांमार की सत्ता में बतौर प्रधानमंत्री काबिज होते हैं। दुनिया में शांति का प्रतीक समझे जाने वाले म्यांमार को एक ऐसा चेहरा साल 2017 में दुनिया के सामने आया जिसके बाद म्यांमार की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई। इसका जिक्र हमने आपसे किया। म्यांमार, उससे पहले म्यांमार जो है वो पूरे विश्व में एक छोटा सा दक्षिण एशिया का देश के तौर पर जहां शांति समरसता का वातावरण हो ऐसा माना जाता था। लेकिन 17 में एक ऐसा कलंक लगा जिससे म्यांमार आज भी जूझ रहा है। क्या है वो कलंक? वो कलंक कुछ और नहीं बल्कि मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी शरणार्थी समस्याओं में से एक रोहिंग्या की समस्या है। म्यांमार का जिक्र जब जब होता है तो रोहिंग्या समस्या का भी जिक्र जो है वो बखूबी किया जाता है। क्या है रोहिंग्या की ये समस्या? आइए अब आपको हम समझाते हैं। दरअसल म्यांमार के रखीन प्रांत में जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं ये रहते हैं। तकरीबन 15वीं शताब्दी के आसपास जो है इन्हें म्यांमार में एक तरीके से पाया गया। इस बात के पुरातात्विक जो प्रभाव हैं वो भी मिलते हैं। 10 से 12 लाख की आबादी थी इनकी रखान प्रांत में। सुन्नी इस्लाम धर्म को मानने वाले ये तमाम रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उन्हें रखाइन, जो कि म्यांमार के सबसे गरीब राज्यों में से एक माना जाता है, उसमें शुरू से ये रहते आए, वहीं इनका गुजर बसर हुआ, इनके पूर्वज भी वहीं से उत्पन्न हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जनसंख्या वहां बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन 1962 में सैन्य तख्ता पलट जब हुआ उसके बाद से इनकी चिंताएं बढ़ने लगी। रोहिंग्या के अधिकारों को सीमित करने के लिए कई तरीके के प्रयास सैन्य सरकार द्वारा किया जाने लगा। 1982 में रोहिंग्याओं को देश का नागरिक न मानने को लेकर एक कानून भी जो है वो म्यांमार में पारित किया गया। इसके अलावा कट्टरपंथी बौद्ध जो हैं म्यांमार के, वो लगातार इन रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला करते हुए नजर आए। इन मुसलमानों को एक तरीके से म्यांमार से निकालने की साजिश का हिस्सा बनते हुए नजर आए। तकरीबन 1,16,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी अब तक जो हैं, शरणार्थी शब्द के लिए क्षमा चाहूंगा, रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार के स्थानीय निवासी अब तक साल 2021 तक के संघर्ष में मारे जा चुके हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का जीना इतना दुभर हो गया कि उन्हें जान बचाने के लिए बांग्लादेश और भारत
की तरफ भागना पड़ा। क्या रहा है रोहिंग्या का इतिहास और कैसे अपने ही देश को छोड़ने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ा, यह जानने के लिए इस रिपोर्ट को जरा देखिए। रोहिंग्या एक मुस्लिम समुदाय है जो सुन्नी इस्लाम को मानता है और रखाइन राज्य में कई वर्षों से रहता आया है। रखाइन म्यांमार के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने वहां से पलायन किया था। रोहिंग्या पर काम कर रहे कुछ लोगों का मानना है कि रोहिंग्या की उत्पत्ति 15वीं सदी में हुई थी। रोहिंग्या म्यांमार में सदियों से रहते आए हैं, लेकिन सन 1962 में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद से इन पर आफत सी टूट पड़ी। 1962 के बाद आई सरकारों ने रोहिंग्याओं के अधिकारों को राज्य में सीमित करना शुरू कर दिया। वहीं साल 1982 में रोहिंग्याओं को देश का नागरिक न मानने वाला एक कानून पास किया गया। इस कानून की वजह से रोहिंग्याओं को स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ देश में कहीं भी आने जाने के अधिकार पर रोक लगा दी गई। एक समय पर रखाइन में सरकार न सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने वाली नीति तक लागू कर चुकी थी, बल्कि अंतर जातीय विवाह पर भी रोक लगा दिया था। म्यांमार के मोंडोव सीमा पर 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या चरमपंथियों ने उत्तरी रखाइन में पुलिस नाके पर हमला कर 12 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया था। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मोंडोवो जिले के सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया और तब से म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिमों का पलायन जारी है। आरोप था कि सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से खदेड़ने के मकसद से उनके गांव जला दिए और नागरिकों पर हमला किए। हिंसा के बाद से करीब 4 लाख रोहिंग्या शरणार्थी सीमा पार कर तत्काल उस वक्त बांग्लादेश में शरण ले चुके थे। म्यांमार के सैनिकों पर मानवाधिकार के उल्लंघन के भी संगीन आरोप लगे। सैनिकों पर प्रताड़ना, बलात्कार और हत्या जैसे आरोप लगते रहे। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। वैसे तो रखाइन प्रदेश में सालों से रोहिंग्या मुसलमान हाशिए पर रखे गए हैं। उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक की गई है। तनाव और हिंसा इतनी बढ़ी कि सैकड़ों हजार रोहिंग्याओं को म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश और अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। साल 2012 में एक बौद्ध के साथ हुए बलात्कार की हत्या के बाद से मुस्लिमों के खिलाफ लगातार हमले हुए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि सेना ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। रोहिंग्या महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, लोगों को घर से निकालकर मारा गया। नतीजन सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 तक करीब 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार से पलायन किया था। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुए अत्याचार के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन्हें सबसे पीड़ित शरणार्थियों की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद ये तमाम रोहिंग्या म्यांमार से सटे अन्य देश जैसे भारत, बांग्लादेश और अलग अलग देशों की तरफ बढ़े, जहां अभी वो फिलहाल शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। लेकिन अब उन देशों में भी रोहिंग्या मुसलमानों के रहने पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो रोहिंग्या की समस्या म्यांमार से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बाद ये म्यांमार से सटे तमाम पड़ोसी देशों तक पहुंच गई है। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट, आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम म्यांमार पर वर्ल्ड 360 में विश्लेषण कर रहे हैं और म्यांमार की जब बात हो तो रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र ना हो ऐसा असंभव सा है। और तख्ता पलट पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक देश जिसकी 2017 से पहले तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि ऐसी थी कि ये शांति का प्रतीक है, बौद्ध के अनुयायी हैं, उस देश में क्रूरता की जो सीमाएं दिखी, उसने निश्चित तौर पर पूरे विश्व को हैरान किया। जी चंदन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जो दमन हुआ है, जिस तरीके से उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, वो पूरे मानवता के इतिहास में
ये सबसे बड़े परसिक्यूशन में एक गिना जा सकता है जी। और रोहिंग्या शरणार्थी जो के रूप में जो यहाँ वहां गए, जो रोहिंग्या डिस्प्लेस्ड पर्सन जिसे कि कहा जाता है, उनको उनके रखाइन स्टेट में फिर से किस तरीके से स्थापित किया जाए, फिर से किस तरह से उन्हें भेजा जाए और उन्हें सम्मान पूर्वक वहां पर फिर से बसाया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अपनी बातें करता है। भारत ने भी अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी बात रखते हुए रोहिंग्या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को फिर से रिपैट्रिएट करके किस तरीके से रखाइन स्टेट में सम्मानपूर्वक बसाया जाए, ये एक भारत ने भी इस मांग रखी है। तो जाहिर है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जो दमन हुआ है, जो उनका शोषण हुआ है, जो लगातार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो एक बेहद दर्दनाक कहानी है और जाहिर है कि इसका अंत होना चाहिए और इसका अंत इस तरीके हो सकता है कि जो बांग्लादेश में और भारत में जितने भी रोहिंग्या शरणार्थियां अन्य कहीं किसी अन्य देश में हो, उनको फिर से सम्मानपूर्वक डिग्निफाइड तरीके से म्यांमार की रखाइन स्टेट में फिर से पुनर्वास उनका किया जाए और म्यांमार की सरकार इस पूरी प्रक्रिया में कोऑपरेट करे। देखिए चंदन जी, म्यांमार एक ऐसा राष्ट्र है जो कि मल्टी एथनिक सोसाइटी है। वहां पे बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, अन्य इथनिसिटीज के लोग भी हैं। तो म्यांमार की जो स्टेबिलिटी के लिए, म्यांमार की सिक्योरिटी के लिए, म्यांमार के सुनहरे भविष्य के लिए यही अच्छा होगा कि जो बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, वो आपस में एक संवाद स्थापित करें और आपस में एक दूसरे के साथ में रहने की प्रवृत्ति पैदा करें, तभी जाकर के म्यांमार का भविष्य बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब दरअसल उस तख्ता पलट की भी बात कर लेते हैं। दरअसल म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को इस साल सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद से लगातार देश में अस्थिरता है। क्या है म्यांमार के सैन्य तख्ता पलट का इतिहास? सबसे पहले आइए हम आपको यह बताते हैं कि आखिर किस तरीके से आजादी के बाद से ही इस देश में अब तक 2 बार सैन्य तख्ता पलट हो चुका है और पहला जो सैन्य तख्ता पलट था उसका अंतराल इतना लंबा था, तकरीबन 20 साल के करीब का वो सैन्य तख्ता पलट था। क्या है सैन्य तख्ता पलट का इतिहास, इसके बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इसी सैन्य तख्ता पलट के बीच इस देश में एक नायिका उभरी जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया। तख्ता पलट पहली बार म्यांमार में होता है मार्च 1962 में। जनरल ने विंग ने इस तख्ता पलट को अंजाम दिया था जब लोकतांत्रिक सरकार को निरस्त कर दिया गया था। पहली बार साल 2010 तक सैन्य सरकार जो है इसके बाद जो है म्यांमार में रही, 1962 से लेकर साल 2010 तक। दूसरी बार तख्ता पलट इसी साल फरवरी 2021 में मिन ऑन्ग लिंग ने किया है ये तख्ता पलट और इस तख्ता पलट के बाद आंग सान सू की जो कि स्टेट काउंसलर थी, उन्हें जेल में रख दिया गया है। जेल यानी नजरबंद कर दिया गया है। आंग सान सू की एक ऐसा नाम जो म्यांमार की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी बड़ा नाम कही जाती हैं। कौन है ये आंग सान सू की? कैसे ये म्यांमार के संघर्ष के दिनों में एक नायिका बनकर उभरी और कैसे ये नायिका साल 2017 में रोहिंग्याओं की समस्या जब विश्व के सामने आई तो आलोचना का शिकार हुई। जरा आपको आंग सान सू की के बारे में बताते हैं। म्यांमार सेना के संस्थापक आंग सान की बेटी, वही आंग सान जिनकी हत्या कर दी गई थी जब ये 2 वर्ष की ही थी। माओ डाउ यिन जो हैं वो आंग सान सू की मां हैं और साफ तौर पर ये भारत में रहती हैं। ये इस वक्त उनके पिता हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। भारत में सूची की प्राथमिकता शिक्षा जो है वो हुई और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने यहां से ली। लगातार सैन्य शासन का आंग सान सू ने विरोध किया और इस विरोध में साफ तौर पर उन्हें एक नायक के तौर पर उभारा। 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद लगातार वो लोकतंत्र की बहाली को लेकर अलग अलग पक्षों से बात करती हुई नजर आई। 1979 से लेकर 2010 तक उन्हें नजरबंद रखा गया, लेकिन इसके बाद 2010 में उनकी रिहाई के लेकर जब मांग हुई तो उन्हें छोड़ा गया और फिर 15 में चुनाव जीतकर वो स्टेट काउंसलर बनी। संजीव श्रीवास्तव जी, हमने तख्ता पलट का इतिहास म्यांमार का दिखाया और आंग सान सू की कैसे इसी तख्ता पलट के बीच में एक नायिका के तौर पर उभरी। कहीं ना कहीं म्यांमार की
स्थिति और म्यांमार का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो ही कुछ इस तरीके का क्या है, बना हुआ है क्या कि सेना टेक ओवर कर लेती है कुछ अंतराल के बाद? जी चंदन जी, म्यांमार की जो राजनीतिक वास्तविकताएं हैं उसमें सिविलियन और मिलिट्री शासकों का एक मिश्रण दिखाई देता है जी। ऐसा लगता है कि जो म्यांमार की जो पूरी सत्ता का चरित्र अब इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वहां पे मिलिट्री और सिविलियन शासकों को साथ मिलकर के ही काम करना होगा। वर्तमान में भी जो म्यांमार की पार्लियामेंट है वहां पे 25% जो सीटें हैं वो मिलिट्री शासकों के लिए सुरक्षित रखी गई है। और वर्तमान समय में जो आपने देखा कि जो तख्ता पलट हुआ उसके पहले जो सिविलियन जो सरकार थी और जिसकी की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की थी, उन्होंने भी सेना के साथ एक तरीके का समझौता किया, एक डील की और 2015 के बाद उन्होंने सेना के साथ मिलकर के सरकार चलाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी। समय की भी आज थोड़ी सी कमी है हमारे पास, आपका म्यांमार से जुड़े हमारे संपूर्ण विश्लेषण में समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर म्यांमार में इस वक्त सैन्य शासन है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के डेटा के अनुसार फरवरी 2021 के बाद से लेकर अब तक देश में हुए प्रदर्शनों के बाद से तकरीबन 2000 से लेकर 2500 से अधिक लोगों को मारा जा चुका है। ऐसे में क्या होगा म्यांमार का आगे का भविष्य, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।